करने स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरलिज्म यानी कि फ्रिज कैसे जो है उसकी जो थियरी वो क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। એટલે કે આપણે પ્રકૃતિવાદ શું છે, પ્રકૃતિવાદ કહીએ કે પછી નિસર્ગવાદ, એના વિશે વાત કરીએ છીએ। તેના પર થોડીક વાત બીજી કરી દો કે આપણે જે આર્થિક વિચારધારાનો ઇતિહાસ ભણીએ છીએ આમાં એક પહેલી વિચારધારા આપણે વાણિજ્યવાદ વિશે જોયું ને બીજી એક વિચારધારા છે પ્રકૃતિવાદ। વાણિજ્યવાદને આપણે ક્યારથી ગણીએ? વાણિજ્યવાદને 16મી સદીથી આપણે 18મી સદીના ઉત્તરાર્ધ સુધી આપણે વાણિજ્યવાદને ગણીએ છીએ। 18મી સદી જ્યારે આવી જાય છે તો 18મી સદીનો વચ્ચેનો ભાગ જે છે એ પ્રકૃતિવાદ છે। એવું કેમ તો કહે છે કે ભાઈ જે ફ્રાન્સ ખરું, ફ્રાન્સમાં જે આ વાણિજ્યવાદના કારણે જે વાણિજ્યપતિઓ ખરા ये मर्केंटाइलिज्म एक वजह से जो बिजनेसमैन का वर्चस्व ज़्यादा हो गया था, उनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई थी और वो दूसरे सब जो स्टेट में जो भी है, जो किसान है या फिर मजदूर है, वो लोगों का को टॉर्चर करती है, यानी इकोनॉमिकली टॉर्चर करते थे, उनका इकोनॉमिकल शोषण करते थे। ठीक है, उससे क्या हुआ, एक नई ट्रॉट और दूसरा कि वो जो नेचर है उसको भी लॉस करते, इसमें भी नुकसान करते थे। ठीक है, तो ये नई विचारधारा उठी। એ નેચરલિઝમ को हम ફિઝિયોક્રેસી कहते हैं या तो એટલે કે પ્રકૃતિવાદને આપણે નિસર્ગવાદ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ये जो फिजियोक्रेसी है यानी कि नेचरलिज्म है वो फ्रिजियोक्रेटो बोलते हैं ना, उसकी विचारसरणी का उद्भव कहाँ से, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये फ्रांस में 18th सेंचुरी से, हाँ फ्रांस में 18th सेंचुरी से वो स्टार्ट हुई है। 18મી સદીથી फ्रांसમાં આ વિચારધારાના पाया नखाया। बराबर, इसके दो मेन नेचरलिस्ट है, इसमें कौन कौन से हैं? तो क्या फ्रांसवा क्वेंजने और दूसरे है रॉबर्ट जैक टूर्गो। ये दो इसके मेन इकोनॉमिक्स है। बराबर, जिसने इसका बेस डाला, उसने इसकी शुरुआत की। ठीक है, और ये प्रकृतिवादी जो है नेशनलिस्ट है, प्रकृतिवादियों से उनका क्या मानना है? तो क्या वो कहते हैं कि जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, उसका मैनेजमेंट कुदरती जो नेचर के लॉ है उससे होना चाहिए। प्रकृतिवाद यो શું માને છે? તો કે સમાજનું સંચાલન કુદરતી નિયમોને આધીન હોવું જોઈએ અને उसके मुताबिक, कुदरती नियमों के मुताबिक, नेचुरल लॉ के मुताबिक इकोनॉमिक मेथड, प्रोडक्शन और वेल्थ और सब कुछ उसके नियम के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, और जो गवर्नमेंट में है उसको भी कुदरती जो नेचुरल लॉ है उसको समाज में फॉलो कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। तो सब फ्रिजियोक्रेटो यानी जितने भी इस थियरी पे कहने वाले, बोलने वाले, वो सब ने जो बात की है उसके मुताबिक जो प्रकृति की व्यवस्था है यानी प्रकृति की सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, वो उसके जितने भी फैक्टर्स है वो अपनी अपनी रीत से कुछ ना कुछ काम करते हैं और वो सब का है नेचर में उनका कुछ ना कुछ स्थान है। बराबर, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं और कुछ ना कुछ उनका स्थान है। तो वो सब है, वो क्या है? तो क्या प्राकृतिक व्यवस्था यानी प्रकृतिवाद। बराबर, उसके बारे में फ्रिजियोक्रेटो कहते हैं कि प्रकृति की व्यवस्था માં દરેક પરિબળને પોતપોતાની રીતે કામ કરવા દેવું જોઈએ, उसको अपनी तरह से सबको काम करने देना चाहिए। किसको? तो जो इतने भी फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स? तो नेचुरल सिस्टम में जितने भी फैक्टर्स है वो फैक्टर्स को उसकी तरह से काम करने देना चाहिए, જેથી દરેક પરિબળ સમાજમાં નૈસર્ગિક સ્થાન મેળવી સકે। जिससे क्या हो, जितने भी फैक्टर्स है, જેટલા પણ પરિબળો છે એ સમાજમાં એટલે સોસાયટીમાં એક नैसर्गिक એટલે આપણે પ્રાકૃતિક કહીએ, કુદરતી કહીએ આપણે। બરાબર, नैसर्गिक यानी क्या है? नेचुरल प्लेस यानी उसके सोसाइटी में वो अपनी प्लेस रख सके, उसकी नेचुरल वैल्यू रख सके। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे इकोनॉमिक्स है रॉबर्ट जैक टूर्गो की, जिसने हमने बात की थी नहीं, जिसने वही कहते हैं कि क्या कहते हैं कि भाई गुजराती में कहिए तो આપણે બ્રહ્માંડમાં દરેક વસ્તુ તેના ગુરુત્વાકર્ષણની માત્રા પ્રમાણે પોતાનું સ્થાન લઈ લે છે, તેમ વેપારમાં પણ દરેક વસ્તુનું મૂલ્ય આપોઆપ જ નક્કી થઈ શકે। यानी क्या है, आप कोई चीज़ ऊपर डालो तो वापिस वो नीचे आ जाएगी और वो ज़मीन पर टिक रहेगी। ज़मीन तो वैसे गोल है, बराबर सर्कल आकार की है, फिर भी वो ज़मीन पे कैसे टिकी रहती है? कि
फिर कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की मात्रा के मुताबिक हर एक चीज में, किसने, न्यूटन ने कहा है हर एक चीज में ग्रेविटी है। और वो जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी के कारण वजह से वो अपना वो जो जमीन है उस पर टिकी है, जो हमारे ब्रह्मांड है उस पर टिकी हुई है, ठीक है। और उसने अपने ही कोई ना कोई जगह रोकी है। उसी तरह व्यापार जो बिजनेस है उसमें भी सब जो आइटम है वो अपनी वैल्यूज को उनको अपनी तरह से नक्की करने दो, ठीक है। कौन कहते हैं ऐसा? टूर्गो कहते हैं। उसके बाद ક્વિઝના મત મુજબ પોતાના શ્રમથી ઉત્પન્ન કરેલી વસ્તુઓનો ઉપભોગ કરવાને દરેક વ્યક્તિનો પ્રાકૃતિક અધિકાર છે અને તે अधिकार તેને ભોગવવા દેવો જોઈએ। क्या कहते हैं क्वेंजन जो है ये क्या कहते हैं कि जो श्रम है, जो इंसान है बराबर, उसने अपनी श्रम अपनी मेहनत से अपने वर्क से कुछ ना कुछ उपभोग किया, यानी कुछ ना कुछ बनाया, कोई ना कोई चीज़ बनाई है। और वो चीज़ जो बनाई है उस पर उसका नेचुरल राइट है, क्योंकि वो उसको ही बनाना आता है, किसी और को नहीं आता, इसलिए उसका नेचुरल राइट है। એને જે બનાવતા આવડે છે, બીજું કોઈ એના કરતાં એટલી સારી રીતે કાં તો એના કરતાં એ વસ્તુ ના બની શકે, એના કરતાં સારી કાં તો એ વસ્તુ ના બનાવે, બરાબર। એને એ अधिकार भोगवવો देવો જોઈએ। ये तीन उसकी डेफिनेशन थी, मीनिंग थी गुजराती में। इंग्लिश में आप एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। उसके बाद हम उसके पे आते हैं कि भाई ये जो प्रकृतिवाद है, जो नेचुरलिज्म है, वो क्यों शुरू हुआ। तो पहला तो जो ટેક્સ બર્ડન जो था, જેને કર બોજ કહીએ આપણે, જે કર બોજ શું છે કે ભાઈ તમારા ઉપર કરનો કેટલો ભાર પડશે, બરાબર। तो आपके ऊपर आपको कितना टैक्स भरना है, वो टैक्स है, वो कर बोझ है। तो जो किंग थे, या तो फिर जो किंग की जो तरह जो जी रहे थे, यानी वो सब किंग के रिलेटिव जो होते हैं वो लोग, तो वो लोगों के जो कोस्ट थे वो बढ़ते गए, क्योंकि उन लोगों ने उनकी जो रहनी करनी थी वो उन्होंने बढ़ाती गई। उससे क्या हुआ, उनकी जो ट्रेजरी थी, यानी कि उनके जो के पास जितने भी पैसे थे वो पैसे कम होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उन पे क्या किया, टैक्स का बर्डन बढ़ा दिया। और ये टैक्स का बर्डन बढ़ा है, लेकिन वो टैक्स का बर्डन वो इक्वल नहीं था, अनइक्वल था। यानी कि जो उमराव यानी बिजनेसमैन थे, फिर जो धर्मों को चलाने वाले थे, रिलीजन को चलाने वाले थे, उनको टैक्स नहीं लगाते थे। और जो नॉर्मल पब्लिक थी, जनरल पब्लिक थी, यानी कि आम आदमी था, उस पर ही टैक्स वो लगाते थे, ठीक है। और दूसरी तरफ से क्या था कि भाई जो धर्माधिकारी बोले, या तो फिर धर्म को पालन कराने वाले बोलो, या फिर बिजनेसमैन थे, वो लोग को जमीन का 1/3 यानी आप किसी 100 में से 67% गिन लीजिए, उतना परसेंटेज हिस्सा वो लोगों का था। जब जो आम जनता थी, उनका हिस्सा कितना था, 1/3%, यानी कि कितना, 100 में से आप 33% गिन सकते हो, ठीक है, उतना था। लेकिन बोझ की कर किसको ज़्यादा था, तो वो लोगों ने जो कर बोझ था वो किस पे ज़्यादा था, तो क्या, जो आम जनता थी उस पे था, बराबर। तो ये एक वाणिज्यवाद की एक क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म भी इसको कह सकते हैं। उसकी आने वाणिज्यवाद की मर्यादा कौन कह सकती है, बराबर। हमने मर्केंटाइल्स देखा ना, मर्केंटिलिज्म, उसकी ये क्रिटिसिज्म भी है, बराबर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि भाई जो किसान थे, हमारे फार्मर थे, उनको एक्सप्लॉयटेशन करने में आता था, यानी उनका शोषण करने में आता था। वो किस तरह से, तो क्या भाई जो टैक्स का उसका कलेक्शन के लिए जो कहीं किंग था वो कॉन्ट्रैक्ट देता था किसी को, और वो कॉन्ट्रैक्टर था, वो कुछ भी करके भाई टैक्स कलेक्शन करता था, ठीक है। तो वो टैक्स, और दूसरा क्या, वो टैक्स कलेक्शन करता था, उसमें से जो उसको स्टेट को कितना टैक्स देना है वो पहले से तय होता था। और दूसरा ये जो वो तय हुआ टैक्स वो स्टेट को दे देता था, और बाद में जितना भी बच जाए, जितने भी पैसे बढ़ जाए, जितनी भी उसकी रकम है वो बच जाए, वो सब उसकी मालिकी हो जाती थी, बराबर, उसकी अपनी हो जाती थी। तो और दूसरा कि ऐसा चलने से क्या हुआ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में आ गए, और उससे क्या हुआ कि इस मेथड से जो हमारे किसान भाई हैं, उनका
उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यानी कि उनका शोषण हुआ। बराबर पॉइंट है कि भाई जो हमारे एग्रीकल्चर थे, बराबर, हम उसके हालात एकदम वीक थे। बराबर कि भाई जो टैक्स था वो उस पर ज़्यादा था, दूसरा कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वो कुछ भी कर रहे थे कि। और फ्रांस में तो क्या था कि खेती जो थी हमारी के, बराबर, उसको एग्रीकल्चर थी उसको वो डेट हो गए थे, डेट बिजनेस हो गया था। और उसके ही कारण कि फ्रांस की रिवॉल्यूशन आई, जिसमें क्या हुआ कि फ्रांस के जो पब्लिक वो लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने नेचुरलिज्म पे आई 18वीं सदी में उन्होंने ये सब थ्रॉट दिए, भाई एग्रीकल्चर को, कुदरती नियमों को बढ़ावा दिया जाए, जो हमारे नेचुरल लॉ है उसको बढ़ावा दिया जाए। और यही सब देख के फ्रांस में जो बढ़ावा दिया ना हमारे जो नेचुरल लॉ को, वही देख के इंग्लैंड ने भी वो सब किया। ठीक है। और इसीलिए इंग्लैंड की भी जो दृष्टि थी, उसकी देखने का नजरिया उनका बदला। बराबर इंग्लैंड में पण એની દ્રષ્ટિમાં પરિવર્તન આવ્યું ને એ પણ જે પોપ ને ભાઈ રિલિજિયન્સ ને એના રાજાઓ ને વ્યાપારવાદ ને એ બધામાં જે માનતું હતું રાજાઓને ને એ બધું તો પોપનું ને પહેલા જ ધર્મ સુધારણા તો થઈ ગયેલા। बराबर जो रिफॉर्मेशन है, रिलीजन रिफॉर्मेशन, वो तो पहले से ही हो गए थे। ठीक है। लेकिन जो बिजनेस का जो चलता था, सिक्का चलता था, उसके भी आइडिया बदला है। बराबर कौन से कब किस वजह से ये जो रिवॉल्यूशन हुई फ्रांस की रिवॉल्यूशन क्यों हुई, तो कि भाई जो बिजनेसमैन थे और कॉन्ट्रैक्टर थे जो किसानों का शोषण करते थे, बराबर उसी कारण वजह से। ओके, थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे हमने 3 टॉपिक की चर्चा की। पहले तो इसके इंट्रोडक्शन बता दिया, उसमें उसकी हिस्ट्री और उसके कौन से इकोनॉमिक्स मैन है उसके बारे में बात की। उसके बाद उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। और लास्ट पॉइंट हमने उसके कोजेज कौन से ये जो फैक्टर ऑफ शिपिंग फैक्टर है तो वो कौन से है नेचुरलिज्म, उसके बारे में बात की है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो थियरी है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, आभार।